क्या वो सच में यहाँ है? अंशुमान ने अविश्वास दिखाते हुए अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को घूरा। क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है अंशुमान? अगर विश्वास नहीं है तो रहने दो, सामने वाला व्यक्ति रोष में बोला। अंशुमान, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की है, एक नकाबपोश से बात कर रहा है और दोनों इस समय वज्रगिरी की सीमा पर बने एक तालाब के किनारे बैठे हुए बातें करते जा रहे हैं। अरे नहीं काका, ऐसी बात नहीं है, अंशुमान हड़बड़ाते हुए बोला। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, परंतु क्या सच में मुझे इतना अधिक धन प्राप्त होने वाला है? अवश्य, तुम्हें इतना धन प्राप्त होगा कि शायद तुम वज्रगिरी नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन जाओगे। क्या सच में? अंशुमान अविश्वास से बोला। तो मैं इतने धन से कितने लड्डू खरीद सकता हूं? क्या इतने धन में 20 लड्डू आ जाएंगे? 20 लड्डू? तुम्हें इतना धन प्राप्त होने वाला है कि तुम मिष्ठान की पूरी दुकान खरीद सकते हो, नकाबपोश व्यक्ति खींचते हुए बोला। परंतु उसके लिए तुम्हें पहले महल में जाकर उस खजाने को ढूंढना होगा। हाँ, मैं ढूंढूंगा ना, आयुष्मान जोश में बोला। परंतु फिर अचानक उसका जोश ठंडा पड़ गया। परंतु मैं खजाना ढूंढूंगा कैसे? क्या आपको पता है कि खजाना कौन सी कक्ष में है? हाँ, परंतु तुम्हें यह खेल स्वयं ही पूर्ण करना है, तभी तो तुम वास्तविक विजेता बनोगे और इनाम भी प्राप्त कर पाओगे, नकाबपोश आदमी बोला। सत्य कहा काका, लड्डू के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं और आप तो मुझे लड्डू की पूरी दुकान देने वाले हैं, कहते हुए अंशुमान जागते हुए ही स्वप्न देखने लगा। परंतु काका, मुझे कैसे पता चलेगा कि खजाना कहां है? अंशुमान ने पूछा। इस मानचित्र से, कहते हुए नकाबपोश ने अपनी कमरबंद से एक ताड़पत्र निकाला और अंशुमान के सामने रख दिया। ये क्या है काका? अंशुमान ने हैरानी से उस ताड़पत्र को खोलते हुए कहा। ये उस खजाने का मानचित्र है, इसमें नगर प्रमुख के महल का नक्शा बना हुआ है। इसकी मदद से तुम उस खजाने तक पहुंच जाओगे, मगर याद रखना, मेरे बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं मूर्ख थोड़ी हूं काका, अंशुमान हंसते हुए बोला तो नकाबपोश भी उसके साथ हंसने लगा। सच यही था कि पूरा वज्रगिरी जानता है कि अंशुमान एक नासमझ है, जो सिर्फ अपने दादा दिलीप के कारण शहर में खुलेआम घूम सकता है। तो भूलना मत, आज रात को तुम्हें महल में जाकर इस खजाने को ढूंढना है, नकाबपोश आदमी ने कहा। जरूर काका, अंशुमान भी मुस्कुराया, और फिर मैं बन जाऊंगा वज्रगिरी का एक बहुत ही समृद्ध व्यक्ति। अवश्य अवश्य, नकाबपोश ने भी उसकी हां में हां मिलाई। सूरज डूबे हुए लगभग 1 प्रहर बीतने को है। लगभग सारा वज्रगिरी शहर निद्रा की आलिंगन में समा चुका है। ग्रीष्म की ऋतु आने के कारण लगभग सभी लोग आलसी हो गए थे। ऐसे में बस एक अंशुमान ही है जिसका शरीर स्फूर्ति से भरा हुआ है। वो इस वक्त नगर प्रमुख के महल के पखवाड़े में घूम रहा है और उसकी नजरें सावधानी से अपने आस-पास के क्षेत्र का निरीक्षण कर रही हैं। उसने हाथ में एक नक्शा पकड़ा हुआ है और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव हैं। ये चिन्ह कौन से कक्ष का है? अंशुमान अपना सर खुजाते हुए स्वयं से बड़बड़ाया और पागलों की तरह महल की दीवारें खंगालने लगा। खजाना, खजाना! अचानक एक द्वार के सामने जाकर उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। ओह, ये इतना मुश्किल भी नहीं था, लगता है खजाना मेरे हाथ लग गया। खुशी से चहकते हुए अंशुमान द्वार को धक्का देकर कमरे में घुस गया। कमरे में पहुंचते ही अंशुमान की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने अत्यंत बड़ा कमरा है जो हर तरह की सुख सुविधाओं से युक्त है। कमरे में हर तरफ सुगंधित तेल के दिए जल रहे हैं, जिनसे कमरे में उपयुक्त मात्रा में प्रकाश हो रहा था। कमरे में दाईं तरफ एक बड़ा सा बिस्तर लगा हुआ है, जिससे कुछ ही दूरी पर साज सज्जा के लिए एक बड़ा सा दर्पण भी रखा हुआ है। और तो और उस कमरे की दीवारों पर तरह तरह के बहुमूल्य तेल चित्र भी टंगे हुए हैं जो अति सुंदर हैं। कमरे में बाईं तरफ एक सफेद रंग का अर्ध पारदर्शी पर्दा टंगा हुआ है, जिसे देखकर लग रहा है कि इस पर्दे से अस्थायी दीवार का काम लिया जा रहा होगा। शायद खजाना इसी पर्दे के पीछे होगा। अंशुमान के मन में विचार आया और उसने अपने कदम उसी पर्दे की ओर बढ़ा दिए, मगर अचानक से किसी के बड़बड़ाने की आवाज को सुनकर उसके कदम अचानक से ठिठक गए,
क्योंकि उसे नकाबपोश की बात याद आ गई कि अगर किसी ने भी उसे पकड़ लिया तो वो ये खेल हार जाएगा और उसे खजाना नहीं मिलेगा। ये बात याद आते ही वो एक स्तंभ के पीछे जाकर छिप गया और उस पर्दे के पार देखने की कोशिश करने लगा। उसने देखा कि पर्दे के पीछे एक छोटा सा कृत्रिम तालाब है जिसके अंदर एक लड़की स्नान कर रही है। तालाब के अंदर पानी में गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही हैं, जिस कारण उस लड़की का पूरा शरीर ढका हुआ है। इस समय बस उसका चेहरा ही दिख रहा है। उस लड़की के लंबे काले रेशमी बाल पानी से भीगे हुए हैं। चमकदार आंखों के ऊपर कमान सी तनी हुई भौहें बहुत सुंदर लग रही हैं। चेहरा बेदाग और हल्की गुलाबी रंगत लिए है। उसके पतले लाल होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लग रहे हैं। ऊपरी होंठ के बाईं तरफ का छोटा सा तिल ऐसे लग रहा है मानो कुदरत ने अपने हाथों से उसे नजर का टीका लगाया हो ताकि उसे किसी की नजर न लगे। पानी के बीच ये लड़की, जिसका नाम शिविका है, वो किसी जलपरी से कम नहीं लग रही है। शिविका कोई आम लड़की नहीं बल्कि यक्षलोक की राजकुमारी है। उसकी उम्र भले ही अभी मात्र 16 साल की है, लेकिन उसकी गिनती यक्षलोक के सबसे अच्छे योद्धाओं में होती है। इतनी कम उम्र में ही वो अपने तीसरे चक्र यानी मणिपुर चक्र को जागृत कर चुकी थी, जिसे कई लोग पूरी उम्र खपाकर भी नहीं जगा पाते। आध्यात्मिक शक्ति के पथ पर आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना पड़ता है। पौराणिक काल से हम सीखते और जानते आ रहे हैं कि हमारा समस्त शरीर एक बहुत बड़े ऊर्जा का स्रोत है। हमारा शरीर न केवल दैहिक ऊर्जा की आपूर्ति करता है, अपितु यह दैविक ऊर्जा का भी सृजन करता है, परंतु उसके लिए हमें अपने शरीर के भीतर छुपी हुई शक्तियों को जागृत करना पड़ता है। हमारे शरीर में ही अलग अलग कुल 112 नाड़ियां होती हैं, जिनकी मदद से हम अपनी ऊर्जा शक्ति को जागृत कर सकते हैं। एवं उन नाड़ियों में, जिनमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की 3 नाड़ियां अपना एक अलग विशेष महत्व रखती हैं। ये तीनों नाड़ियां हमारे गुदाद्वार से मस्तिष्क तक फैली होती हैं और इसी बीच में 7 ऐसी जगहें हैं जहां पर ये तीनों नाड़ियां आपस में एक दूसरे को भेदते हुए गुजरती हैं। इन्हीं 7 संधि स्थलों पर हमारे ऊर्जा चक्र स्थित होते हैं, जिनके नाम हैं मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। जो व्यक्ति इन 7 चक्रों को जागृत कर लेता है, उसकी कुंडलिनी शक्ति स्वयमेव जागृत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि कुंडलिनी शक्ति के जागरण के साथ ही इंसान को असीमित शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है और शिविका छोटी सी उम्र में ही अपने तीसरे चक्र को जागृत कर चुकी थी। अरे नहीं, मैं दाई मां को बताना भूल ही गई कि मैं वापस लौट आई हूं। शिविका अपने सर पर हाथ मारते हुए बड़बड़ा रही है। यहां वज्रगिरी में कितनी गर्मी पड़ती है। अच्छा हुआ हमारी राजधानी इतनी गर्म नहीं है। ये सब मां और पिताजी की गलती है। उन्हें हमें इस तपते शहर में भेजना ही नहीं चाहिए था। मैं यहां अत्यधिक दिन नहीं रुकने वाली, शिविका खुद में बड़बड़ाई। लेकिन पहले धायमा को अपने आने के बारे में बता देती हूं, अन्यथा पता चला कि उन्होंने पूरा महल ही अपने सिर पर उठा लिया है। कहते हुए शिविका तालाब से बाहर आई और कुछ दूर रखे लकड़ी के मेज की ओर बढ़ गई, जिस पर उसके वस्त्र रखे हुए हैं। उसके अनुसार कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था, तो उसे झिझकने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अचानक से उसे कमरे में किसी की उपस्थिति की अनुभूति हुई। दाइमा, क्या आप हैं? शिविका ने अपने वस्त्र पहनते हुए पूछा। अंततः यक्षलोक की राजकुमारी के कमरे में इतनी रात्रि में आने का साहस और कौन कर सकता है, उसने सोचा। लेकिन सामने से कोई उत्तर नहीं आया। दाइमा, ये आप ही हैं ना? शिविका ने हैरानी से पुनः सवाल किया। उसकी आंखें पर्दे के पार देखने की चेष्टा कर रही हैं और इसी बीच अचानक से पर्दा हट गया और शिविका को एक लड़के का चेहरा दिखा। यह लड़का कोई और नहीं, अंशुमान था।
अंशुमान भले ही अल्प बुद्धि या मूर्ख था, परंतु उसका आकर्षक शरीर अक्सर युवतियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया करता। वस्त्रों के अंदर उसकी कसी हुई मांसपेशियां देखकर एक बार के लिए शिविका की भी आह निकल गई। अंशुमान भी लगातार शिविका को ही घूर रहा है और उन दोनों के बीच गहन सन्नाटा पसरा हुआ है। दहमा, तुमने अभी दहमा कहा ना? ये क्या चीज होती है? क्या ये कोई मिठाई होती है? क्या ये लड्डू से भी ज्यादा स्वादिष्ट है? अंशुमान ने पूछा। अंशुमान का सवाल सुनकर शिविका ने उसे आश्चर्य भरी दृष्टि से घूरा, जिसके चेहरे पर उत्सुकता और उतावलापन साफ दिख रहा है। क्या ये लड़का सच में मूर्ख है? ये तो दानव या दैत्य तो बिल्कुल नहीं लगता। फिर शिविका ने सोचा। बोलो ना, क्या तुम्हारे पास दहमा है? मुझे इसे खाना है। अंशुमान उत्साहित होकर बोला, लेकिन उसकी इस बात पर शिविका खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो, बिल्कुल स्वर्ग की किसी अप्सरा की तरह। अंशुमान शिविका के खिलखिलाते चेहरे को देखकर बोला। ओह, धन्यवाद। शिविका ने झेंपते हुए एक बड़ी सी मुस्कान दी और इधर उधर देखने लगी। वो जानती थी कि वो कितनी खूबसूरत है, लेकिन आज से पहले किसी भी पुरुष ने उससे ऐसा नहीं कहा था। वैसे तो वो यक्षलोक की राजकुमारी और एक योद्धा है, मगर फिर भी उसका कोमल और गुलाबी चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ गया। क्या आप अप्सरा हो? अंशुमान ने अगला सवाल दागा। मैं नहीं तो, शिविका ने शर्माते हुए कहा। आप झूठ बोल रही हो ना? अंशुमान ने उसकी बात काटते हुए बोला। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? शिविका तुनक कर बोली। ताकि आपको मुझे वरदान न देना पड़े। अंशुमान तुरंत बोला। और अगर आप अप्सरा नहीं है तो इतनी सुंदर कैसे हैं? सच बताइए, आप कौन हैं? अंशुमान दोबारा से एक प्रश्न कर बैठा। मैं शिविका हूं, यक्षलोक की राजकुमारी। क्या सारी राजकुमारियां इतनी सुंदर होती हैं? मैंने आज तक आपसे सुंदर युवती नहीं देखी है। अंशुमान की बात सुनकर शिविका शर्म से पानी पानी हो गई और उसने अपना सिर झुका लिया, और तब जाकर उसकी दृष्टि अपने शरीर पर पड़ी। अपने शरीर पर नजर पड़ते ही अचानक से शिविका की चीख निकल गई। वो अभी अभी नहाकर निकली थी और अभी उसने अपने अंतर वस्त्र ही पहने हैं कि इतने में अंशुमान आ गया था। वो तुरंत अपने हाथों से खुद को ढकने की भरसक चेष्टा करने लगी। अंशुमान ने पूछा, क्या हुआ? आप चीखी क्यों? दुष्ट कहीं के, शिविका गुस्से में बोली और अंशुमान को एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। हालांकि अभी शिविका की आयु मात्र 16 वर्ष ही है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तीसरे चरण में थी, जबकि इसके विपरीत अंशुमान एक साधारण युवक है और उसकी क्षमता भी साधारण ही है। आखिर भला वो शिविका के सामने कैसे टिक पाता? हे भगवान, ये अप्सरा तो डायन निकली। गिरने से पहले अंशुमान ने सोचा और बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गया। अंशुमान को गिरते देखकर शिविका के चेहरे पर गुस्से का स्थान आश्चर्य ने ले लिया। उसने एक नजर अपनी मुट्ठी पर डालकर फर्श पर गिरे अंशुमान को देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यक्षलोक में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो उसके सिर्फ एक साधारण घूंसे में ही बेसुध होकर गिर पड़ा है। सुनो ए लड़के, शिविका ने अपने पैर से अंशुमान को डरते डरते ठोकर लगाई। उसे संदेह है कि कहीं वो बेहोश होने का सिर्फ नाटक न कर रहा हो। अरे उठो। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी जब अंशुमान नहीं उठा तो शिविका को भरोसा हो गया कि वो अब नहीं उठने वाला। मरो फिर। भुनभुनाती हुई शिविका ने अपने वस्त्र पहने और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। धायमा को अपने आने की खबर करना भी वो भूल चुकी थी। बहुत देर तक लेटे रहने के बाद भी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उसकी दृष्टि पर्दे के पास बेहोश पड़े अंशुमान की ओर उठ जाती। मैं पागल हो जाऊंगी, शिविका ने चिढ़ते हुए कहा और बेहोश अंशुमान को लेकर अपने बिस्तर पर पटक दिया और खुद बिस्तर के आगे खड़ी होकर बिस्तर पर पसरे अंशुमान को घूरने लगी। उसके मस्तिष्क में इस घटना के परिणाम घूमने लगे। वो जानती थी कि अगर ये बात बाहर चली गई कि राजकुमारी शिविका के नहाते समय कोई उनके स्नान घर में घुसा था
तो न केवल लोग उसके आत्मसम्मान पर उंगलियां उठाएंगे, बल्कि इस घुसपैठिए के पूरे परिवार को भी मार दिया जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, शिविका स्वयं से बड़बड़ाई। वैसे भी ये मूर्ख तो है, परंतु उद्दंड नहीं। उस घटना को याद करने पर उसे ये तो स्पष्ट हो गया था कि अंशुमान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन राज परिवार के सम्मान में इस अशिष्टता का परिणाम वो अच्छी तरह से जानती थी। इसीलिए उसने चुपचाप इस घुसपैठिए को उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा दिया। वो बिना वजह के कोई रक्तपात नहीं चाहती थी, इसीलिए यह आवश्यक था कि यह बात कहीं बाहर न जाए। दुष्ट लड़की, छोड़ूंगा नहीं तुमको, डायन कहीं की। शिविका ने अंशुमान को अवचेतन अवस्था में बड़बड़ाते हुए सुना और एक बार फिर उसका पारा 7वें आसमान में चढ़ गया। ये मूर्ख लड़का, मैं इसकी और इसके परिवार की जान बचा रही हूं और ये मुझे ही अपशब्द बक रहा है। क्रोध से शिविका का चेहरा तमतमा उठा। वो यक्षलोक की राजकुमारी है और अपने पिता की सबसे प्रिय पुत्री भी। आज तक उससे ऐसे बात करने का दुस्साहस किसी ने भी नहीं किया था। इसी बीच कराहते हुए अंशुमान ने अपनी आंखें खोल दी और उसकी दृष्टि सीधे स्वयं को घूरते राजकुमारी शिविका पर पड़ी। तुम खूनी डायन, तुमने मुझे मारा, मैं मार डालूंगा। शिविका को देखते ही अंशुमान बिस्तर से उठकर उस पर झपटा। इधर शिविका भी उसके मुंह से अपशब्द सुनकर क्रोध से भरी बैठी थी। जैसे ही अंशुमान ने उस पर घूंसा चलाया, वो झुककर घूंसे से बची और अंशुमान के बगल से होते हुए शीघ्रता से उसके पीछे जा पहुंची। इससे पहले कि अंशुमान कोई गतिविधि करता, शिविका ने पीछे से अंशुमान की गर्दन के चारों तरफ अपनी बाजुएं कस ली। अंशुमान का गला उसकी बाजुओं की पकड़ में है और वो बुरी तरह से छटपटाने लगा। परंतु तभी द्वार पर किसी ने दस्तक दी। द्वार पर किसी की आहट सुनकर शिविका ने अंशुमान को बिस्तर पर धक्का दे दिया और अपने अधरों पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत किया। डायन, दुष्ट लड़की। शिविका को आशा भी नहीं थी कि यह घुसपैठिया मुसीबत को भांपकर भी ऐसी मूर्खता करेगा। उसे अंशुमान की इस गतिविधि पर क्रोध तो बहुत आया, लेकिन वो इस समय कर भी क्या सकती थी। कौन है? शिविका ने द्वार की ओर देखकर पूछा। राजकुमारी, ये मैं हूं सुशीला, आपकी धायमा। बाहर से एक जनाना आवाज आई। क्या हुआ धायमा? मैं सो रही हूं। शिविका जम्हाई लेने का दिखावा करते हुए बोली। झूठी लड़की, झूठ बोलना पाप होता है, क्या तुम्हें नहीं सिखाया गया? शिविका की बात सुनकर अंशुमान तुरंत बोला। क्या तुम 2 क्षण के लिए भी चुप नहीं रह सकते? शिविका ने अंशुमान को कहर भरी नजरों से देखा और सोचने लगी, क्या यह लड़का सच में मूर्ख है? क्या इसे नहीं पता कि मैं इसे बचाने के लिए ही झूठ बोल रही हूं? राजकुमारी, ये मैं हूं, दिलीप। इस बार दरवाजे से किसी मर्द की कड़क आवाज आई। दिलीप जी? आश्चर्य से शिविका का मुंह खुला का खुला रह गया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? कौन है दिलीप, जिसकी आवाज सुनकर शिविका चिंतित हो गई? क्या अंशुमान के कारण शिविका पर कोई मुसीबत आने वाली है? क्या वाकई में अंशुमान मंद बुद्धि है या फिर उसके दिमाग में कोई और ही बात चल रही है? और कौन है यह नकाबपोश जिसके कहने पर अंशुमान खजाना तलाशते हुए शिविका के स्नान घर तक आ पहुंचा? इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए असुर।